आदरणीय आज के चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय बने सिंह आर जी, जो आगर मालवा से हैं, वो हमारे युवा कार्यक्रम के स्थायी सदस्य, रोज जुड़ते हैं, अपने विचार रखते हैं, प्राकृतिक जैविक खेती करते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, किसानों की पीड़ा को जानते हैं, उनका समाधान करते हैं। और उनकी आज एक विषय है जो अभी वर्तमान में अभी चुनाव हो गया है, मतदान, जिनको हम जनता को ईश्वर भगवान कहते हैं। मतदान एक लोकतंत्र का जो है हिस्सा, विशेष कर्तव्य है कि जनता की क्या राय है, कौन जनता किसको पसंद करती है, इसलिए चुनाव किया जाता है। और इस विषय पर आज चर्चा होगी। आज क्या स्थिति हो गई है, कैसे जो है हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और जनप्रतिनिधि के क्या कार्य होते हैं और क्या हो रहा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं आदरणीय बने सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। वो ग्राम नैना, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा, महाकालेश्वर, उज्जैन क्षेत्र से है। मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और आज के व्यवहार कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी ओम। हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी एवं आचार्य बालकृष्ण की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए सदन में सभी जुड़ी हुई दिव्य आत्मा को भी साष्टांग प्रणाम करते हुए आज जो हमारा विषय चल रहा है यह मतदान के ऊपर या राष्ट्र स्तरीय युद्ध के ऊपर, या हमारे सनातन की रक्षा कैसे की जाए इसके ऊपर, या हमारे नौनिहालों का भविष्य कैसे बचाया जाए इसके ऊपर भी। जब हमारे देश के राजा राम राज्य से लेकर के अभी तक जितने भी राजा हुए, महापुरुष हुए, वो सभी वेद के पद चिन्हों पर चलते थे और आसुरी शक्तियों का विनाश करके वो हमेशा सत्य की विजय पर युद्ध लड़ा करते थे। बीच बीच में अनेक राजा आए और अनेक महापुरुष आए हमारे। जब राजाओं का राज था उस वक्त तो हम युद्ध लड़ करके चुनाव लड़ते थे। उस युद्ध में क्या होता था कि जैसे संत हुए, महात्मा हुए, महापुरुष हुए, सन्यासी हुए, या फिर कोई नीच जाति के या गरीब परिवार के लोग उस युद्ध में भाग नहीं लिया करते थे। उसमें केवल भाग लेते थे क्षत्रिय लोग होते थे, वही उस युद्ध में एक अहम भूमिका निभाते थे। और अहम भूमिका निभाने के बाद में जब वो विजय हो जाते थे तो श्रेष्ठ राजा अगर विजय हुए तो श्रेष्ठ प्रजा को सेवा करने का उनको अवसर मिलता था। और आज वर्तमान में जब हमारे ऋषि दयानंद जी आए, उन्होंने बताया कि नहीं, स्वराज की स्थापना होनी चाहिए। उनने स्वराज की बिगुल बजाया और अंत में यही परिणाम हुआ कि हमारा देश अंग्रेज जैसे मुगलों से आज़ाद होकर के हम मानव मात्र को एक राजा चुनने का अधिकार मिला। मानव मात्र को राजा चुनने का अधिकार मिला, वो राजा नहीं है, राजा तो प्रजा है, वो तो एक सेवक है। उसको 60 महीने के लिए चयन किया जाता है कि जो अच्छी सेवा करेगा उसको हम रखेंगे, नहीं तो फिर हम दूसरा बदल देंगे। पहले क्या होता था कि राजा के या रानी के पेट से ही राजा पैदा हुआ करता था, उसको ही राज तिलक किया करते थे। आज भारत की 130 करोड़ आबादी जो है, उन सभी को एक राजा बनाने का अधिकार जो मिला है, उनका हम पूर्णतः लाभ नहीं ले रहे हैं, उनका पूर्णतः हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। मुझे इसीलिए हमारे ऊपर आदरणीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन है कि वो अपना वीडियो ऑन करें ना। जी जी जो हमारा जो विषय चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी। जी जी अब ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हम लोगों पे। जी जी आज जो हम राजा बनाने का मानव मात्र को जो अधिकार है, वो अधिकार हम कैसे भूलते जा रहे हैं? क्या हमारी कमियां हैं जब बार बार जाकर के हमारे ऊपर विदेशी भी आक्रमण करते हैं, और चाहे किसी भी बिजनेस या कोई भी प्रकार का व्यवसाय से लेकर के सभी लोग हमारे ऊपर कैसे हावी हो जाते हैं, इसमें हमारी क्या क्या कमियां हैं?
और हम इनको कैसे दूर करें, क्या बदलाव है। आज वर्तमान में जैसे मोदी जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत से लेकर के नगर पंचायत से लेकर के सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है। जिन जिन लोगों को आवास मिला है वो लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में 200 लोगों ने इस विधानसभा चुनाव में अपना योगदान नहीं दिया है, क्योंकि गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, ऐसे बहाना बना करके वो कहीं बाहर मजदूरी करने चले गए, या फिर उनको कहीं पैसे का लालच नहीं मिला, या फिर हमारे स्थानीय लोगों की कार्यकर्ताओं की पकड़ न रही उसके ऊपर। मेरे गांव में 1700 वोटिंग है, जिसमें 485 मतदान हुए, बाकी के लोगों का मतदान नहीं हुआ। से एक ग्राम पंचायत की यदि हम बात करें तो भारत के या अपने मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ इसमें कितनी ग्राम पंचायत होगी, और कितनी ग्राम पंचायत में भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ मिला है, उन सभी लोगों को, जो गरीब से गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ मिला है, जिसको लाभ मिला है, वो आज सरकार में उनका योगदान देने से वो वंचित रह गए हैं। यदि वो सरकार में योगदान देते और उसका मतदान होता तो कहीं ना कहीं हम आसुरी शक्तियों से बच करके हमारी पुनः स्वाभिमानता की सरकार बनती, और हम फिर देश का एक नया इतिहास रचने में हम कामयाब होते हैं। ऐसे छोटे छोटे विषयों को हम ध्यान में नहीं रखते हुए हम सोचते कि बड़ा चुनाव है, चलो एक दो मतदाता छूट भी गए तो चलेगा। तो हम भारत सरकार से और आज के सदन से हम सभी एक ऐसा प्रस्ताव बनाएं या सरकार से ऐसा निवेदन करें कि प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को सरकार की सुविधा लेने का अगर अधिकार है तो उसको मतदान करने का भी अधिकार होना चाहिए। ऐसा नियम, ऐसा कानून हमारे देश के अंदर बने जो प्रत्येक आदमी उसका हिस्सा बने। आज जैसे सरकार बन गई है, चुनाव हो गया, सरकार चाहे किसकी बनेगी, फिर गरीब लोगों को सबको लाभ मिलेगा। कोई लाभ से वंचित रहेगा तो वो नगर पंचायत में जाएगा, वो सरपंच के पास जाएगा या विधायक के पास जाएगा, वो 5 साल तक गिड़गिड़ाता रहेगा, मुझे लाभ नहीं मिला, मुझे ये नहीं, वो योजनाओं का लाभ नहीं मिला। और वो उसको लाभ मिलता भी सही है, वो लाभ ले लेता है, सब कुछ कर लेता है और फिर आराम से घर जाके बैठ जाता है। ये किसकी कमियां हैं? ये आज हमारे स्वाभिमान लोगों की कमियां हैं। बहुत सारे साधु संत लोग भी इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बहुत सारे स्वाभिमानिक लोग भी इस चुनाव में ये कह करके टाल देते हैं कि अरे हम तो चुनाव से क्या लेना देना नहीं है, हम तो जो हो रहा सो होगा, जो हो रहा सो अच्छा होगा, जो हो आगे चल कर होगा वो भी अच्छा होगा। इस छोटी छोटी कमियों के कारण आज हमारे ऊपर विधर्मी लोग या आक्रामक लोग हावी हो रहे हैं। इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय रहेगा, क्योंकि आज तो कोई हथियार उठाने का ज़माना नहीं है, आज युद्ध लड़ने का ज़माना नहीं है। आज शासन ने इतनी व्यवस्था कर दी कि बुजुर्ग आदमी के लिए भी, जो 80 साल, 85 साल, 90 साल का वो पलंग पर लेटा है, अगर उसकी श्रद्धा है और उसकी इच्छा है कि मैं मतदान करूं, तो चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले भी उसके लिए पोलिंग बूथ के एजेंट आते हैं और उससे पूछते, ईवीएम मशीन पर उनका बटन दबा करके वो अधिकारी जाते हैं। मेरे गांव में 6-7 लोग ऐसे थे, बुजुर्ग लोग थे, जिन्हों का मतदान हम लोगों ने चुनाव तारीख से पहले 4 दिन पहले ही करवा दिया था। रही बात देश के कोने कोने से, जिले से अगर इसकी लिस्ट अगर आई तो उसमें देखा जाए कि किसी जगह तो 50% मतदान हुआ है, किसी जगह 60% हुआ है, किसी जगह 70% हुआ है। 67 जिलों या 70 जिलों की जो सूची आई हमारे पास, उसमें ये ऐसे कुछ ऐसे अलग अलग राज्यों से भी सूची आई। उसमें मध्य प्रदेश में हमारे जिले का जो पहला स्थान आया जहाँ 85% मतदान हुआ है, जिला आगर मालवा में 85% मतदान हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की पकड़ ढीली है या क्या कारण है जो हम मतदान नहीं कर पा रहे हैं, इसका अनेक सार निकल करके आज सदन में आएगा और उसका प्रस्ताव हम राज्य सरकार तक या केंद्र सरकार तक सौंपने का, और उससे भी वापस प्रत्येक आदमी को मतदान करवाने का ऐसा प्रस्ताव करेंगे। तो इसमें सभी लोगों की सहमति प्रदान करना चाहता हूं मैं। ये विषय मैंने चुनाव से पहले भी रखना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि चलो चुनाव होने दो, फिर इस विषय को रखेंगे। यही मेरा आज का जो उद्देश्य था। मेरी वाणी को विराम देके मैं सभी लोगों को सुनना चाहता हूँ। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी, आपने अपने मन की पीड़ा
जो सबके मन में पीड़ा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के मन में बहुत पीड़ा है, मेरे भी मन में पीड़ा है। आपने कहा कि सबको अधिकार तो सबको है, सभी को अधिकार है, परंतु सारी सुविधाएं जो ले रहे हैं, जो हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं, लेकिन उनको सबको प्रयास भी किया गया कि वोट दें, लेकिन वोट नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं सरकार में बैठे उन जिम्मेवार व्यक्तियों की, जिनको प्रचार प्रसार में, मतदान का प्रचार प्रसार में बहुत सारा धन का व्यय होता है, बजट होता है प्रचार प्रसार करने को, लोगों को जन जागरूक करने का, लेकिन वो एक मशीनरी में सिमट के रह जाता है। उसका कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखा करके और रथ निकाल दिया जाता है। जिस प्रकार से किसान बीमा योजना का रथ निकलता है, हर वर्ष निकलता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन किसान, कोई भी किसान बता दे कि बीमा के बारे में वो जानता है, किसान बीमा के बारे में नहीं जानता है। जितने का बीमा नहीं होता है उतने की राशि प्रचार प्रसार में खर्च हो जाती है। इसी प्रकार से मतदान का भी, मतदान करना अति आवश्यक है, सबको करना चाहिए। इसका प्रचार प्रसार होता है, दीवार लेखन होता है, नुक्कड़ नाटक और तमाम चीजें होती हैं, परंतु लोगों को ये जन जागरूकता का कार्य नहीं हो पाता। आज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 77% जो है मतदान हुआ है मात्र। आगर मालवा में 85 हुआ है, लेकिन यहाँ 77 हुआ है। उसका कारण है, लोग जो हमने करीब से देखा, मैं सदन को बताना चाहता हूं, जैसा आदरणीय बने सिंह जी ने आज बताया, मैं बताना चाहता हूं कि आप चाहे आवास कुटी दे दो, चाहे उनके कार्ड बना दो, चाहे उनको सड़क डलवा दो, पानी की व्यवस्था कर दो, कुछ भी कर दो, सारी सुविधाएं करने के बाद जब 2 दिन चुनाव को रह जाते हैं तो सरकार जो इनको लाभ दे रही है, और उसके बाद जो विपक्ष पार्टियां हैं जिस सरकार में नहीं है, वो आकर के शराब की पेटियां उनको दे देती हैं, शराब देती है, पैसा देती है, मांस देती हैं, तो वो कहने लगते हैं सत्ताधारी पार्टी से कि भाई लाओ, वहां से पेटी आ गई हैं, आप क्या दे रहे हो? अगर आप पेटी दे रहे हो, पेटी यानी शराब की पेटी, पेटी का बोतल पहुआ नहीं, पूरी पेटी, अगर आप पेटी दे रहे हो तो वोट मिलेंगे, नहीं दे रहे हो तो नहीं मिलेंगे। उनकी इतनी पेटी, उनकी 10 पेटी आ गई, उनकी 5 पेटी, एक एक गांव में 10-10, 20-20 शराब की पेटियां खुलेआम पहुंच रही हैं। और ये निर्वाचन आयोग, ये चुनाव आयोग, ये सरकार और प्रशासन जो लिखती है दीवारों पे कि निष्पक्ष मतदान करें, किसी के लालच में मतदान न करें, और 24 घंटे पहले सभी शराब की दुकानों पर ताला डाल दिया जाता है, सील कर दी जाती हैं, और फिर शराब गांव-गांव में बेची जाती है, गांव-गांव में भेजी जाती है। कोई भी एक भी प्रकरण जो है पुलिस प्रशासन नहीं बनाती है कि हाँ इस गांव में शराब पकड़ी गई। हर गांव में ऐसे पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, 100 सभी मतदाताओं की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग तो छीते भी नहीं, पीते भी नहीं, तो दूर बात, छीते भी नहीं, मतलब नहीं है, लेकिन अधिकतर पिछड़ी क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड में हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, उसको कोई अपने ऊपर ना ले। हर घर में, हर गांव में कम से कम जो हमारे पिछड़ी जातियां हैं, जो शराब के बल पर जो है मतदान करते हैं, और फिर 5 साल रोते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ। हमारा भाई बताइए कि जो एक गांव में 10-10 बेटियां भेजेगा, एक एक घर में 5-5 हजार रुपए भेजेगा, और फिर बिछिया भेजेगा, साड़ी भेजेगा, इन चीजें का भेज करके और चुनाव में वोट लेगा, तो फिर वो सीमित रह गया वहीं तक, सिर्फ मतदान के दिन तक। इसके बाद फिर ना उसको हमदर्दी, ना उसको, फिर भटकता रहता है। गलत सरकार हम चुन देते हैं, गलत व्यक्तियों का चयन कर देते हैं, और फिर हम पछताते रहते हैं। ये स्थिति चुनाव की है, जिसको हमें इस पर विचार करना होगा, गंभीर चिंतन करना होगा। हमारे बीच में हेनरी चाहे हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को कि वो आए जी, और सबका हम कमेंट लेंगे जी। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी सबसे पहले, फिर अशोक पटेल जी, फिर हिंदरलाल जी, और फिर प्रतिभा राजा बुंदेला जी। जी रमेश चंद जी। जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और हमारे
मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है, जो प्रजातंत्र में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। परंतु आज इतने वर्षों के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे आपने जब हम सर्वे देखते हैं और सर्वे में जब मतदानवाद जो सर्वे आता है, तो उसमें ये पता लगता है कि एक वर्ग के लोग 100% मतदान करते हैं और दूसरे जो सनातनी है, हिंदू है, उनका मतदान का परसेंट लगभग 60-65 से आगे नहीं बढ़ता है। जब इस पर जो आप लोगों ने हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी ध्यान दिलाया, कुछ चीजें ऐसी है जो समझाने से भी होती है, जागरूक करने से भी होती है, परंतु कुछ ऐसी भी बातें होती है जिसको नियम के माध्यम से मनवाया जा सकता है। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा है कि इसको क्यों ना हम अनिवार्य कर दें। कौन सी ऐसी, जब हजारों कानून बन रहे हैं, तो ये कानून बनने में कौन सी परेशानी आ रही है कि जो मतदान नहीं देगा उसको शासकीय जो योजना है उनसे वंचित किया जाएगा? अपने आप सीधी बात हो जाएगी। दूसरी बात, हम कह रहे हैं ये प्रजातंत्र है। कहाँ प्रजातंत्र है? दो लोग निर्णय करते हैं, हाईकमान निर्णय करता है कि ये व्यक्ति आएगा, इधर दूसरी पार्टी करती है ये व्यक्ति आएगा। वहां की जनता चाहे या ना चाहे, वो अनचाहे ही फिर उनमें से किसी एक को मजबूरन अपनी वोट देता है। ये मजबूरी है मतदाता की कि वो नहीं चाहते हुए भी। बड़ी विडंबना हमारे नर्मदापुरम में हुई। दो सगे भाई आपस में आमने सामने आ गए। ये किनकी भूल थी? क्या हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ कि ऊपर से जो है हाई कमान ने जो तय कर दिया वो हो गया। तो ये जो हाई कमान वाली बातें हैं, इस पर भी निश्चित रूप से लगना चाहिए कि पहले ही कुछ इस तरह के सर्वे हों कि लोग किसको चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं। मतदान पूर्व इस तरह की कुछ बातें हो तो निश्चित रूप से उसके लाभ होंगे। वरना जो चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। तो शासन को, और ये सब हमारे मंत्री विधायक सब जानते हैं, वो कानून बना सकते हैं, कानून बनाने में उनको कौन रोक रहा, परंतु वो स्वयं ही कानून नहीं बना रहे हैं। यही विडंबना है हमारे देश की कि अच्छे कानून नहीं बन रहे हैं और अच्छे कानून के अभाव में हम जो है पिछड़ रहे हैं। जी ओम। सदन को नमन। बहुत सुंदर आदरणीय रविशंकर मेहरा जी, बहुत सुंदर आपने अपना विचार रखा। मैं अगले मार्गदर्शन के लिए आदरणीय अशोक पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। ग्राम बनाड़ा, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम से अशोक पटेल जी सादर आमंत्रित। जी सदन को हेलो, सदन को प्रणाम। आज की योग कक्षा बहुत ही शानदार रही। मुनीलाल जी की बहुत ही जोरदार उन्होंने योग करवाया और हमको सबको मार्गदर्शन दिया। जैसे आदरणीय ने कहा कि मतदान मेरे हिसाब से 85% मध्य प्रदेश में रहा, जो बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रजातंत्र में अपना भाग लिया और बहुत ही अच्छा उसमें रहा। लेकिन मुद्दे भी हैं इसमें। आजकल जो दारू और इनकी जो बात हो रही है, ये तो खैर सब चलते हैं, नेताओं ने ही सब काम किया है ये, लेकिन मुद्दे हैं, मुद्दे से भटकती रही है। प्रजातंत्र में धर्म के नाम पर वोट मांगना और धर्म के नाम पर लोगों को बहका के और जो मूलभूत व्यवस्था है उसके ऊपर से ध्यान हटा के एक धर्म के नाम पे वोट मांगना भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। आज अपनी गौ माता भटक रही है, देखो रोड रोड पे, इस पे किसी का ध्यान नहीं। 15 महीने में हमारी तहसील में 15 गौशाला कमलनाथ जी ने बनवाई थी, लेकिन इस सरकार से 3.5 साल में उसमें गाय भी अंदर नहीं हुई। मतलब ये भी एक बहुत विडंबना है। तो मतलब आदमी को ये विकास के नाम पे देखना चाहिए कि
ये विकास हो रहा है धर्म के नाम पे लोग को भटका के, और अपना उल्लू भी सीधा नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, प्रजातंत्र के लिए काला दिवस है। अंबानी अडानी ने अपने यहाँ देश में सिम फ्री में बेच के 1400% वो मुनाफा कमा रहे हैं अपने देश में। और आम नागरिक को एक धर्म के नाम पर भटका कर और उसको बहका कर और उस आदमी को गुमराह किया जा रहा है। उसकी खेती किसानी इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। एक धर्म के नाम पे वोट लेके और नेताओं भ्रष्टाचारी अपना जेब भर रहे हैं। अब एक सरकार को मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मध्य प्रदेश में 20 साल हो गए एक सरकार को। 20 साल बहुत होते हैं विकास के लिए। 20 साल में एक जनरेशन, 2 करोड़ रोजगार, न रोजगार, मतलब हालत मतलब एक थी एक समय में। लेकिन अब तो मेरे हिसाब से सरकार ने प्रजातंत्र को खरीदने का काम चालू कर दिया है। अब बाकी अब प्रजातंत्र में जनता का अधिकार है कि अपने ऊपर करके, पर मेरा मत ये है कि असली मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, धर्म के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर चुनाव आप करो, वो एक चीज है। लेकिन अब काला धन है, काला धन आया ही नहीं देश में। अगर काला धन आ जाता, काला धन का बहुत आंदोलन चला था, काला धन आया ही नहीं। अगर काला धन अगर आ जाता तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाता। तो मेरे हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से पूरे लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है राजनीति में, राजनीति आज नहीं आदिकाल से चलती रहेगी। और धर्मी विधर्मी अपने अपने हिसाब से आदमी बोलता है कि ये धर्मी है, ये विधर्मी है, पर मेरे हिसाब से तो सब गोलमाल है। और प्रजातंत्र में जो चुनाव हुए बहुत अच्छे हुए, 85% तक मतदान हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब इसके हिसाब से जो जनता निर्णय करते हैं, क्योंकि जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होती है। पहले राजा महाराजा लड़के चुनाव करते थे, लेकिन आजकल प्रजातंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन। और इसमें प्रजातंत्र में जनता जो निर्णय कर दे वो सर्वोपरि है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अशोक पटेल जी। आप, लेकिन जनता का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन जनता होश में रहे, होश में निर्णय ले तो अच्छी बात है। लेकिन जनता होश में निर्णय नहीं ले रही है। आजकल ये वातावरण बना हुआ है। और सर, हम किसी विशेष पार्टी की बात ना करके हम मतदान की बात करेंगे। हमें किसी भी कोई पार्टी, राजनीतिक उस पार्टी से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतदान की क्या स्थिति बन गई है, हम कैसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी सादर आमंत्रित है, छतरपुर मध्य प्रदेश से, उत्तराल की नगरी। प्रभारी महोदय, मैं एक चाहूंगा, जैसे अशोक पटेल जी ने जो बात कही कि काला धन आ जाता तो देश का विकास होता। पटेल साहब, काला धन तो आ चुका है। काला धन आने के बाद में देश मजबूत हुआ है। काला धन आने के बाद में प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो 1,30,000 आवास जो प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, मेरी ग्राम पंचायत में 400 आवास बने हैं। 400 आवास के पैसे जोड़ लीजिए कितना हो गए हैं। इससे पहले की जो सरकारें बनी थी उसके पास क्या पैसे नहीं था क्या ये गरीब जनता तक पहुंचाने का, सेना तक पहुंचाने का, राष्ट्र तक पहुंचाने का? रही बात देश के अंदर, जैसे हमारे मुस्लिम परिवार भी बहुत सारे दोस्त हैं, हम उसको सीधा सीधा संवाद करते हैं। हम बोलते हैं उसको कि तुम जब मुसीबत में थे, जब तुमने इस्लाम स्वीकार कर लिया और आज मुसीबत में नहीं है, तो आप सरकार का फंडिंग मांग रहे हैं। और है तो तुम हमारे वंशज, हमारे वंशज कोई अलग नहीं है। राजस्थान की बाड़मेर, जैसलमेर जो पाकिस्तान की बॉर्डर लगा हुआ है, वहां पे पंडित खान जी, राठौर खान जी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। और उनको पूछे जाते तो उनके परिवार बताते कि हमारा वंशज तो तुम्हारे यहाँ से आया हुआ है। तो ये काला धन की जो बात है, काला धन देश के अंदर आया है। आज के जो हमारे कुशल नेतृत्व जो नेता है मोदी जी, उनसे पहले के जो प्रधानमंत्री देश के अंदर हुआ है, उसको बड़े बड़े कार्यकर्ता नाम से जानते थे। बड़े बड़े जो मतदान करने के सक्रिय कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री का नाम जानता था। हमारे जो देश का जो प्रधानमंत्री है वो इंसान रूपी नहीं है, वो एक देवता है। वो रामकृष्ण जैसे, राम जैसे अवतारी पुरुष हैं। उसका नाम भारत का बच्चा बच्चा जानता है। जो दूध पीता, माँ की गोद में खिलता, उसको भी पूछ लो अपन की भारत का प्रधानमंत्री कौन है? कि मोदी। पूरे ब्रह्मांड के लोग एक बच्चा बच्चा जानता है, तो वो कितना महान योगी और यह अवतारी पुरुष अपने देश के अंदर आया है और सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा मजबूत करने के लिए आया है। ये तो केवल एक गाय और मुस्लिम दो ही मुद्दा ऐसा बचा देश के अंदर, जो विपक्ष और वक्ष वाली पार्टियां इनको निशाना बनाकर राजनीति करती हैं। परंतु देश के विकास की बात करें, देश में अर्थव्यवस्था बदलाव की बात करें, तो आने वाले 2014 में जो अभी तक जो बदलाव आया है, वो बदलाव शायद
70 साल या कांग्रेस के राज में नहीं आया है। परंतु आज जो हम मतदान की बात कर रहे हैं वो बात यह है कि 100% मतदान, 90% मतदान हो, प्रत्येक नागरिक सरकार का लाभ लेना चाहता है तो वो मतदान करने का भी हकदार बने। इसी विषय के ऊपर हम चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। जी ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय, आपने अपनी बात रखी और हमारा चलता रहेगा डिबेट। और इस पे हम अब आगे चलते हैं। हीरालाल कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपना पक्ष रखें। पूरे सदन को नमन। आदिशक्ति माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए, आदि योगी भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए, आज की इस योगाहारी कक्षा में उपस्थित सभी कृषक जनों, योगी जनों के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार हों। ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूँगा आज के योग शिक्षक आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी का और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मनीष सिंगार जी का। और मुझे बड़ी खुशी है कि अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि हमारी योगाहारी कक्षा केवल योग और आहार पर सीमित नहीं रहती है। जो हमारे वर्तमान के ज्वलंत प्रश्न हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था से हो, चाहे आर्थिक संरचना, आर्थिक व्यवस्था जुड़े मसले हों या अन्य कोई ऐसी बात हो, उन सबको समाहित करते हुए चलते हैं और गहन चिंतन करते हैं, उस पर कुछ अपनी राय देते हैं, उनको सुधारने प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि आज इतने लंबे समय से ये कक्षा निरंतर सफलतापूर्वक चल रही है। ये जो आज का विषय आया, ये बहुत महत्वपूर्ण गंभीर विषय है। किसी को लग सकता है कि ये इसको चुनाव से क्या लेना देना, भाई योग है, आहार करो, अच्छा आहार लो, योग करो, यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे जो मुख्य बात आती है शराब की। इस समय जो चुनाव के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले शराब बांटे जाना, उसके आधार वोट लिए जाना। भाई शराब पीने वाला कौन है? वो किसान भाई तो है, हमारा ही भाई है, हमारा भाई बंधु है। आज वो दारू पिएगा, 4 दिन दारू पिएगा, खेती का समय है, बुवाई का समय है, पानी देने का समय है। यदि दारू पे पड़ा रहेगा और उसका समय निकल जाएगा तो कब खेती करेगा वो? नुकसान तो होगा ना उसका। तो हमारे भाई बंधु का होगा। और आप कह सकते क्या करना, हमारा भाई तो गांव में खेती कर रहा है, मैं तो यहाँ नौकरी कर रहा हूँ शहर में। नहीं, आप उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हो। भाई पर जब परेशानी आएगी, नुकसान, दिक्कत आएगी, आपको ही खड़े होना पड़ेगा और परेशानी आप पर भी वो बटेगी। इसलिए ये जुड़ा हुआ मामला है। ये सिर्फ निर्वाचन, चुनाव, वोट देने, दारू बांटने का नहीं है। ये हमारी योग और आहार से जुड़ा मसला है। और बने सिंह आर जी ने बहुत ही सुंदर बात कही। मुख्य चीज है मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदरणीय जी के जो आगर मालवा जिला है, उन्होंने बताया कि सर्वाधिक के जो है परसेंटेज आज पूरे मध्य प्रदेश में 85% उनके यहाँ रहा है। वो बधाई के पात्र हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं खुशी व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जिला इस मामले पीछे रहा है। अरे अधिकतम 73, 74, 75% तक गया है टोटल औसतन देखा जाए तो काफी कम है। और मैं ऐसा मानता हूँ, एक मेरा मानना, मेरी धारणा है, आगर मालवा क्षेत्र है जो आपका, नर्मदा क्षेत्र है, अन्य जो क्षेत्र है, ये समृद्ध क्षेत्र माने जाते हैं खेती के मामले में, क्योंकि पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ और वहाँ समृद्ध लोग हैं। तो समृद्धि के कारण मेरा ऐसा सोचना है कि वहाँ पलायन बहुत कम होगा। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में पलायन बहुत ज्यादा है। आज एक किसान है जो 2 एकड़ 3 एकड़ वाला, यदि एक ही फसल उसकी बर्बाद होती है तो वो खेत यार मजदूर बनता है। मजदूर बनने के बाद तत्काल वो दिल्ली, मुंबई, आपका हरियाणा, फरीदाबाद का मजदूर बन जाता है। वो फुटपाथों में पाते हैं। हमने देखा है 2016 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था स्वामी जी की ओर से, मैं 21 दिन वहाँ रहा तो गली गली, गांव गांव घूमा था वहाँ पर। मैंने देखा मेरे गांव के आसपास के लोग मुझे वहाँ मिले और कईयों ने मांग की कि स्वामी जी से कहो भी हमारे लिए कुछ व्यवस्था करें। तो अब डर तो स्वाभाविक, क्योंकि वो हमारे भाई बंधु थे, हमारे पड़ोसी थे, गांव के भी लोग थे। तो ये जो पलायन है,
गांव के लोग गांव से बाहर ना जाएं, इस विषय पर मेरा दुखद विषय है। बड़े बड़े विकास की बातें हुई, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना गणेश सिंह जी का और ना अशोक पटेल जी का। दोनों लोगों ने रखा, मैं समझ रहा हूँ कौन कौन विचारधारा के हैं। मैं दोनों विचारधारा का हूँ, मैं कभी एक पक्ष को लेकर नहीं चलता हूँ। उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दल ने पलायन को रोकने के लिए कोई बात नहीं रखी है, कोई बिंदु नहीं रखा, कोई विषय नहीं रखा कि हमारे जो भाई बंधु हैं किसान के, वो ताले लगे रहते हैं। बूढ़े बुजुर्ग बेचारे जो सेवा के लायक, जिनको सेवा की जरूरत है, वो बच्चों की सेवा कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे लड़के हैं जो काम करने वाले, वो चले जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ के, तो उनकी ना परवरिश हो पा रही, ना पढ़ाई लिखाई हो पा रही है, और वो बाहर पड़े रहते हैं। बड़ी दुखद स्थिति है ये। मैं कोई नकारात्मक पहलू प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है, जो देख रहा हूँ, मेरा दर्द है, ये पीड़ा है। मेरे भाई बंधु काफी लोग बाहर पड़े हैं, हमको मिलते हैं, यहाँ के दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, मिलते हैं। तो ये इस चीज पे हमको गौर करना चाहिए। हम समृद्धि की बात करें तो बाकी समृद्धि आई है, सुधार हुआ है, काफी कुछ है, बहुत कुछ हुआ है, और बहुत कुछ होना आवश्यक है, अभी जरूरत है। रही बात दारू बांटने की, हमने ये देखा है, मैं भी परीक्षक महोदय के साथ रहता हूँ, वो कलेक्टर से ही बड़े होते हैं और सीनियर आईएएस होते हैं, उनको सीधे केंद्र सरकार भेजती है इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए। हमने कई बार अनुभव किया है कि जहाँ कहीं कुछ ऐसी अव्यवस्था दिखती है, कई बार बड़े अधिकारी नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि अनावश्यक मसला न उठे। रही बात, जहाँ एक पार्टी बांट रही होती है दारू रात में, दूसरे क्षेत्र में दूसरी पार्टी बांट रही होती है, पैसा बांट रही होती है, ये इसका विरोध नहीं करते, वो उसका विरोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो हमारे नहीं कर रहे तो ये नहीं कर रहे, तुम बांटो हम बांटो, मिलजुल के चलता है ऐसा बढ़िया। और लेने वाले खुशी खुशी लेते हैं, लो क्या करना, बढ़िया पियो मस्त रहो। और इसका खामियाजा बताई है कि 5 साल भोगते भी रहते हैं, भोगते हैं, भोगते रहेंगे। तो स्थिति तो है, और उस पर हम आपको प्रयास करना चाहिए। रही बात शासन की व्यवस्था की तरफ से, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो अभी बताया था गणेश सिंह जी ने, इस बार पहली बार व्यवस्था लागू हुई। जो 80 साल के ऊपर के थे, अचल थे, असहाय थे, लाचार थे, पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते थे, उनके लिए 2 दिन 3 दिन पहले पोलिंग पार्टी बना के घर पे जाके वोटिंग कराई है। से करीब 4% वोट बढ़ा है हमारे यहाँ। इस बार कुछ नवयुवक भी बाहर से आए हैं और उत्साह के लिए, त्योहार पड़ गया कुछ इस कारण से, दिवाली के समय वो त्योहार मनाने आए थे कुछ वोट के हिसाब से, तो उससे कुछ परसेंट बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। करीब हमारे जिले में टोटल 4-5% बढ़ा है, तो बढ़ा था, लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़ सकता था। कुछ बढ़ा है, हमारे जो असहाय थे या एब्सेंट वोटर जो जिनको कहते थे, उनके वोटिंग हुई। लेकिन कुछ अभी भी इसमें जागरूकता की जरूरत है। कुछ लोग देखते हैं क्या पोलिंग बूथ पर कि जो लोग आ रहे हैं, वो देखते हैं कि जिस विचारधारा के वहाँ कर्मचारी लगे होते हैं, और देख लेते हैं कि इस जाति विशेष का, इस पार्टी विशेष का वोटिंग यहाँ नहीं हो रही है, और जो लोग आते हैं वो समझ जाते हैं कि ये भी उसी के विरुद्ध डालने आ रहे हैं, तो उनको रोकने के प्रयास करते हैं किसी न बहाने। तो वो जो कम जागरूक लोग होते हैं वो लौट भी जाते हैं, मना भी करते हैं, भैया ठीक है नहीं है। तो यदि वो लोग जागरूक होते, विरोध करते कि क्यों भाई 6 बजे तक वोटिंग टाइम है, 5 बजे है, हमको क्यों रोक रहे हो, उनके अंदर यदि जागरूकता होती, इच्छा शक्ति होती विरोध करने हो, तो वो निश्चित रूप से वोट डाल पाते। तो कुछ चीजें हैं जिसमें हम आपको भी थोड़ा और प्रयास करने होंगे, और हमारे आपके बीच के लोग हैं, उनको समझाना होगा कि भैया यदि आप चाहते हो इस तरह की स्थितियां ना हो, आपके साथ परेशानियां ना आए, ये तो इस तरह से थोड़ा सा समझदारी के साथ वोटिंग करो, ये दारू पैसा के चक्कर मत पड़ो। तो बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, आपने मुझे ध्यान से सुना, मुझे समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया, मार्गदर्शन दिया।
आपकी भावनाओं का कदर करते हुए हम इसमें चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय प्रदीप मराठी जी, आपका स्वागत है। आप अपना सुझाव रखें, मार्गदर्शन दें अपने परिचय के साथ। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो जी? मैं प्रणाली हूँ। मेरे फोन से ज्वाइन नहीं हो रही हूँ, इसलिए मैंने प्रदीप जी के फोन से अभी अभी ज्वाइन कर रही हूँ। प्रणाली। जी बहन जी, स्वागत है आपका। हाँ, ओम। आज की आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी की योग कक्षा बहुत सुंदर हुई। मैं थोड़ी बाहर थी, इसलिए 3 दिन की कक्षा में अच्छी तरह भाग नहीं ले सकी, लेकिन मन में तो इच्छा प्रबल थी कि मुझे योगाहार कक्षा को ज्वाइन ही करना है। इसके कारण मैं केरल में भी कक्षा से ज्वाइन हो रही थी, लेकिन पूरी तरह आनंद नहीं ले सकती थी। तो बहुत सुंदर योग कक्षा आपने 3 दिन बहुत उत्तम सत्र लिया, और आज का जो विषय चल रहा है वही बहुत निराला और हमारे लिए बहुत ही उत्तम विषय है। विचार करने की जरूरत आ पड़ी है। अशोक भैया जी और बाकी सब भाइयों ने जो बताया, अच्छे कानून, हमारे रमेश भैया जी ने जो बताया कि अच्छे कानून बनने चाहिए, ये पीड़ा है हम सब की। मुझे तो बहुत अचरज लगता है कि लोग जो मतदान के बारे में बोलते हैं, तब जो शिक्षित लोग हैं वो भी बोलते हैं, तब पीड़ा होती है कि क्यों नहीं ये अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं, देश बदल रहा है, मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, इसमें सखोल विचार क्यों नहीं करते, आपस में इसके बारे में क्यों नहीं बोलते। सच है कि सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हमने जब मतदान कैंपेन 2014 में मोदी जी पंतप्रधान हुए, तब हम लोगों को बता रहे थे कि तुम अच्छे व्यक्ति को चुने। स्वामी जी ने भी बताया था कि जो 20 गुने कर रहा है उसके बदले में जो 5 गुने कर रहा है, क्योंकि परिस्थिति सब कुछ नहीं बदलेगी, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि 100 गुने करने के बजाय 10 गुने करने वाला व्यक्ति अच्छा हो सकता है, वो उसे चुनो। तो ये मानसिकता नहीं हो रही है। अब लोग दारू में बिक जा रहे हैं, पैसों में बिक जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, लेकिन लोगों के मन में अमृत है या अलग अलग चल रहा है, ये मेरे मन में भी बार बार आता है। पीड़ा लगती है, कभी कभी लगता है कि इसके बारे में क्या बोले, तो लेकिन लोगों के विचार उस अमृत को ग्रहण नहीं करते, तब पीड़ा होती है। और अब माहौल ऐसा चल रहा है, लोग पेट के लिए शहर में भागे जा रहे हैं। मैंने केरल में भी मैं गई, तब मैं भाषा का थोड़ा बहुत ये था, मुद्दा था, लेकिन मेरा विचार ऐसा रहता है कि जहाँ कहीं मैं जाती हूँ तो वहाँ की परिस्थिति का थोड़ा सा अभ्यास करें, कैसी लोगों की मानसिकता है क्या। तो मुझे आज ही बने सिंह जी जब बोल रहे थे, तब लगा कि आज निवडणूक पर ही बोलना है, तो मेरा विचार थोड़ा सा रखने का प्रयास किया। ओम जी धन्यवाद आदरणीय प्रणाली मराठी बहन जी, आपने अपना सुझाव रखा, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। योगाहार कार्यक्रम में सारे विषयों पर चर्चा करते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सोशल मीडिया का क्षेत्र हो, खेती किसानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र पर हम चर्चा करते हैं और योग के साथ हम आहार की चर्चा करते हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, जो हमारे जिला बालाघाट से हैं, उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, आए और अपना विचार, मार्गदर्शन, सुझाव देने का कष्ट करें। जी आदरणीय सदन को कोटि प्रणाम। सभी प्रबुद्धजनों को सादर नमन। आदरणीय
बिलाल भाई साहब ने बढ़िया योग कराया, 3 दिन से लगातार अपना परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आपने जो म्यूजिक जोड़ा उसके साथ वो भी बहुत अच्छा है। एक उसमें सुझाव ये था कि म्यूजिक को थोड़ा सा आप अपने से दूर रखें तो आपकी आवाज़ ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देगी जब म्यूजिक चलता है। जी, अब मुख्य मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। तो जो आज का विषय है, आदरणीय मनीष सिंह आर्य जी जो हमारे मुख्य अतिथि आज के, आपने जो विषय को रखा है निश्चित रूप से बड़ा क्रांतिकारी विषय और समयानुकूल, बिल्कुल एकदम वास्तविक मुद्दा है जिस पे हर भारतीय को, हर देश के नागरिक को विचार करना चाहिए। अब इसमें कुछ जो बातें आपने कही है, कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा कि क्या पहली चीज तो क्या सब लोग मतदान करते हैं? सब लोग, जो आपने बोला कि मतदान अनिवार्य कर दिया जाए, तो ये बहुत अच्छी पहल होगी सबके लिए, क्योंकि जब तक सबका इसमें भागीदारी नहीं होगी तो एक जो जिम्मेदारी है वो नहीं आएगी। वो मतलब जो ये होता है ना कि मैंने तो नहीं दिया, तो वो भागीदारी नहीं आएगी। तो एक ये किया जाए कि सब उसमें भागीदार हो इस प्रक्रिया में, तो एक स्वैच्छिक ना रहे, ये अनिवार्य मतदान कर दिया जाए, तो एक ऐसा कानून बना दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो टंडन साहब हुए थे, उनकी याद आती है कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग को लोगों तक पहुंचा दिया। लोगों की पहचान पहले पता ही नहीं था कि क्या होता है। तो एक तो प्रक्रिया, और दूसरी प्रक्रिया में क्या सुधार किया जा सकता है, क्योंकि क्यों वोट नहीं डाल रहे हैं इसके कारणों पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे बुंदेलखंड से भाई साहब ने बताया था कि बुंदेलखंड में जो है लोग माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही हमारे बालाघाट में भी माइग्रेशन बहुत है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, यूपी में, हर जगह जो ग्रामीण जो हमारे लोग हैं वो रोजगार के अवसर की तलाश में बाहर जाते हैं। वो तो इस बार चूंकि हमारा दीपावली का पर्व था और सब अपने अपने घर लौटते हैं, तो इसलिए जो 84% 83% जो दिख रहा सिर्फ उसी का कारण है, क्योंकि हम लोग भी प्रक्रिया में थे, तो हमने इस चीज को देखा है। जैसा अभी बने सिंह भाई साहब बता रहे थे कि हर आदमी जो है कि वो इस प्रक्रिया में जुड़ा है वो उसको जानता है, और जो लोग हैं पार्टी के लोग वो आपस में भी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं कि तुम भी करो हम भी कर रहे हैं। किसके पास कितनी है वो जो धन बल है और दूसरे बल हैं, सब अपने अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं। तुम अपने लेवल पे करो, हम अपने लेवल पे करो। मैंने अभी देखा एक बूथ से हमने 200 मीटर का वो बना रखा था, वो 200 मीटर के दायरे के बाहर उन्होंने अपने बूथ लगा लिए दोनों ने। नियम ये कहता है कि एक टेबल और 2 कुर्सी होना चाहिए। उन्होंने बड़ा सा टेंट लगा लिया, चाय पिला रहे, और दोनों पार्टी आमने सामने, कोई किसी को बोल नहीं रहा कि ये क्या है। नियम सबको मालूम है, पर अब अगर कोई चुनाव अधिकारी जाके उनको वो करता है तो स्थिति थोड़ी सी खराब होती है। और जो भी चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं वो ये नहीं चाहते कभी भी कि किसी भी स्थिति में गांव में किसी तरह का वैमनस्य बने। चुनाव शांतिपूर्ण निपट जाए, ये सरकार की पहली प्रायोरिटी होती है। जो भी प्रशासन होता है उसकी पहली प्राथमिकता होती है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को लोगों को समझाने की ज़रूरत है, लोगों के मानस में लाने की ज़रूरत है कि कैसे वो अपनी व्यवस्थाओं को समझे और अपने कर्तव्यों को समझे। अधिकार हमारे जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमें लोगों के पीछे अनुशासन की जरूरत है, लोगों के पीछे डंडा चाहिए, तब लोग समझते हैं कि हाँ इस रास्ते से चलना है, इस रास्ते से नहीं चलना है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा उसमें कड़ाई की भी जरूरत है। और एक मेरा ये सुझाव था, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में इतना पैसा खर्चा होता है, शासकीय प्रशासनिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, वो जो होता है जो राजनीतिक दल में होता है वो तो उससे कई गुना होता है, पर चुनाव कराने की प्रक्रिया में भी हमारे देश में हर जगह हर लेवल पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो क्या हम इसको डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं इसका, कि हम पोलिंग बूथ बना दे, 1 महीने के लिए हम एक गांव में
एक पोलिंग बूथ बना दें, वहाँ पे 4 सिक्योरिटी रख दें, या 10 दिन के लिए 15 दिन का टाइम दे दें कि ये 15 दिन में कोई भी आके अपना मतदान कर सकता है। वहाँ पे आप सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए, पूरा डिजिटल कर दीजिए, सिक्योरिटी कर दीजिए, सब कर दीजिए, आदमी कोई मत रखिए, पूरा मतलब कंप्यूटराइज कर दीजिए। और मेरे ख्याल से हम जिस तरह से भारत में डिजिटल क्रांति आ गई है, हर गांव-गांव में नेटवर्क है, मोबाइल है, कुछ 1-2% क्षेत्र ऐसे होंगे जहां नेटवर्क का अभाव होगा, वहां पे आप अपनी दूसरी प्रक्रिया को ले लें, पुरानी प्रक्रिया चला दें, पर जहां आप बेस्ट कर सकते हैं, क्या उन जगहों पे हम इसको डिजिटल पोलिंग की बात कर सकते हैं। क्योंकि जो बड़े कंट्रीज हैं वहाँ पर इस तरह की, जो अमेरिका वगैरह है, जो बड़े कंट्री है, उनकी व्यवस्था शायद इस तरह की है कि वो अपना वोट कभी भी डाल सकते हैं, कुछ पीरियड होता है, उस पीरियड में वो अपना वोटिंग करते जाते हैं। तो क्या हम इस तरह की व्यवस्था में भी जा सकते हैं। दूसरा, पैसे के प्रयोग रोकना आवश्यक है। जब तक इसको अगर नहीं रोका जाएगा तो कोई भी अच्छा आदमी इस मतलब प्रक्रिया में नहीं आएगा। क्योंकि आप किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी देख लो, वो हर तरह के लोगों को संरक्षित करता है, हर तरह के लोगों को संरक्षण देता है, और जैसी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से वो अपने धन बल का उपयोग करता है। तो हम थोड़ा सा इस प्रक्रिया को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, इस पर हमारे जो लोक सेवक है, जो अभी रमेश चंद जी ने कहा था, मेहरा जी ने कहा था कि मतलब नियम बनाने के लिए इस तरह की मंशा तैयार करें। अपने फायदे के लिए अगर हमारे सांसद है, हमारे विधायक गण है, ये सब वहां पे जाके तालमेज थपथपा के पूर्ण बहुमत से, सिर्फ ध्वनि मत से पास होते हैं। पर ऐसे मुद्दे जो जिसमें देश सुधरता हो, उनके लिए बहस होती है। तो बहस भी आवश्यक है, पर कुछ मुद्दे जो है वो ध्वनि मत से पारित हो जाए तो निश्चित रूप से देश, हमारे देश में प्रतिभाओं की कहीं कमी नहीं है, हमारे देश में काम करने वाले लोगों की कहीं कमी नहीं है, और प्रतिबद्धता की मेरे ख्याल से कहीं कमी नहीं है। थोड़ा सा नियम को अगर ठीक करें और सबके लिए एक जैसा करें तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे जाएंगे। यही मेरा विचार था। सदन को नमन। ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया जो अति आवश्यक है हमारे इस मतदान प्रक्रिया में, और आपने अपने सुझाव दिए, सुझाव रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आदरणीय प्रतिभा राजा बुंदेला जी ने हैंड रेज किया था, अगर वो जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है, और अगर वो चलिए शायद वो काम से चली गई होंगी। और मैं आदरणीय शैलेश यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जी आदरणीय पवन कुमार सर ने हैंड रेज किया, पहले उनको ले लीजिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय पवन कुमार जी का सादर स्वागत है। जी हुआ है, और हम सबको मार्गदर्शन और दिशा दें। जी, बहुत धन्यवाद। आज का बहुत सुंदर योग कार्यक्रम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचार अभी तक के आए हैं, और मैं उसमें 2-3 चीजें मुझे बस कहनी है। पहली चीज ये है कि अभी एक सुझाव आया था, क्योंकि जैसा ये बताया है कि इस मतदान की सारी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा पैसे का उपयोग होता है, धन बल का उपयोग होता है, और भी ऐसी प्रक्रियाओं का उपयोग होता है जिसमें कि जो सारा मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी, उसका पूरा का पूरा ध्यान बाकी जो असली उद्देश्य है कि मतदान के बाद क्या करना है, मतदान के बाद जो जनमानस है उसका विकास के लिए काम करना है। यही प्रमुख उद्देश्य है कि भाई जो भी पार्टी आए वो काम करे और उससे लोगों का भला हो। लेकिन ये प्रक्रिया ऐसे नहीं हो करके मतदान आधारित हो गई, पावर आधारित हो गई है, धन आधारित हो गई है, बल आधारित हो गई है, और उसके बाद उसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग आधारित हो गई। अगर कहीं पर बहुत ही नजदीकी लड़ाई है तो ये ड्रामा फिर चलते रहता है, टीवी में दिखाई देता है, और कुछ पता लगता है कि यहाँ पर ये विधायक इतने करोड़ में बिक गया, ये इतने में हो गया, ये ऐसा हो गया, तो ऐसे फिर मारपीट की भी नौबत आ जाती है। तो ये प्रक्रिया को करने के लिए अभी कुछ दिन पहले कुछ चर्चा चली थी कि देश भर के जितने भी मतदान है उनको एकीकृत किया जाए, एक ही टाइम पर सब लोग मतदान करें, पूरे राज्य का हो चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, और उसके बाद जो भी स्थिति बनती है उसके आधार पर ये सब जो पार्टी है विकास के लिए काम करे।
इस सुझाव को अगर हम मतलब ये अगर अमल में आता है तो न केवल संसाधन बचेंगे हमारे देश के, और उस तरह से यह अवेयरनेस का भी काम बहुत जरूरी है कि उद्देश्य मतदान का केवल मतदान करना नहीं है, मतदान के बाद वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए मतदान करें, और उसके आधार पर अपने को मानसिक रूप से यह समझने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और इस विषय पर जब मैंने पहले की स्थिति और आज की स्थिति में हम तुलना करते हैं तो ये देखते हैं कि पहले पेपर बेस्ड होता था, उसमें भी धांधली होती थी, अब उसके बाद फिर ईवीएम बेस्ड हो गया, उसमें भी धांधली के होते हैं। तो ये चर्चा परिचर्चा इस तरह से ही आरोप प्रत्यारोप इसी के रखते हैं कि इसने धांधली कर दी, इसने ऐसा कर दिया। अभी तो ये ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे, अब शायद कम उठ रहे हैं। तो लेकिन इन सब चीजों को परिदृश्य को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सारी व्यवस्था, हमारी जो डेमोक्रेसी की जो व्यवस्था है, उसमें ये फूल प्रूफ नहीं है, ये इसमें कमजोरियां हैं। इस कमजोरियों का लाभ लेते हैं, अनुचित लाभ लेकर के लोग भी अपना उल्टा सीधा ये सब करने का प्रयास करते हैं, और जो वाकई हो सकता है कि काम करने वाले लोग, उनको उस तरह की अवसर भी प्राप्त नहीं हो, क्योंकि सब कुछ मुख्यालय से निर्धारित होता है। तो हमें ये मुख्यालय से निर्धारित होने की जो कमजोरी है सारी व्यवस्था में, और बाकी और जो कमजोरियां हैं, इनको ध्यान में रखते हुए मेरे मन में तो कभी कभी ऐसा विचार आता है कि ये सारी व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए, सारी मतदान की व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए 5 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाए, मिलिट्री के कंट्रोल में पूरा देश रहे, और सब लोग देश के विकास के लिए काम करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों नहीं। तो ऐसी अगर चीज होती है, ये तो खाली एक स्वप्न है, एक स्वप्न हम देख रहे हैं कि उद्देश्य हमारा मतदान का क्या है। मतदान का उद्देश्य देश का विकास करना है, देश के विकास की तरह अग्रसर होना है। उसके लिए सब लोगों ने अपने पार्टी के और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप के दूर हटके, जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन में रोज कोई ना कोई चर्चा जो है, उसको न्यूज का चैनल खोलेंगे तो उसमें रोज कुछ ना कुछ ऐसी चर्चा होगी कि कोई पार्टी आरोप लगा रही है, दूसरे इसका डिफेंड कर रही है, ऑपोजिशन वाले आरोप लगा रहे हैं, रूलिंग पार्टी वाली डिफेंड कर रही है, और फिर कई तरह की जो घटनाक्रम यहाँ की रैलियों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, यही सब ड्रामा नौटंकी ये सब चीज। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मेरे मन में तो कुछ ऐसे ही विचार थे, इस पर भी हम चर्चा जरूर करें कि हमारा उद्देश्य क्या है, मतदान का उद्देश्य क्या है, मतदान के बाद क्या हो रहा है, मतदान के कितने दिनों तक के हम ऐसी क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए जिसमें कि यह अनिवार्य हो कि इनको काम करना है। और साथ ही मतदान के साथ एक और खतरनाक जो चीज आजकल चल रही है, वो ये है कि वादे, उसके बाद गारंटी, और वादे के चक्कर में तो दिल्ली की सरकार, दिल्ली में के लोगों का इस तरह से एक दूसरा देखने को आया कि ऐसे अच्छे वादे हो गए, इतनी अच्छी तरह से हो गया, लेकिन उसी सरकार के 3 मंत्री अब जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री भी अंदर जाने की तैयारी में है, ऐसे भी सुनने में आ रहा है। तो ऐसे मतदान प्रक्रिया में क्या हमें कमजोरियां नजर नहीं आ रही है? क्या हम उसकी प्रक्रिया को हमें प्रश्न नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो हमारे क्या सुझाव हैं? इस विषय पर भी हम, हो सकता है अगर समय कम रहता है तो हम कल भी इसके ऊपर चर्चा करें, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। और लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में जो मतदान हुए हैं और जो मध्य प्रदेश के जो अनुभव हैं विशेष रूप से, वो सुनने को मिल रहे हैं, बहुत सुंदर सबके अनुभव। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी, आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और जो हम लोगों ने बहुत करीब से मतदान को देखा है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। जिन भाई बहनों ने मतदान को बहुत करीब से देखा है, जिसको पवित्र कन्यादान, मतदान, यज्ञदान, इसको जो नाम दिया है, और कैसे ये दान हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम जिनके हैंड रीच हैं उन भाई बहनों का सुझाव ले लेते हैं। आदरणीय शैलेश यादव जी, सिवनी मालवा, बानापुरा, ग्राम बानापुरा, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम से हैं आप। आइए, आप अपना सुझाव मार्गदर्शन दीजिए। ओम जी, सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए मैं यहाँ अपनी बात रखता हूँ। मेरे मन में भी कुछ विचार आए थे, जिनमें से डॉक्टर साहब अभी किशोर जी से पहले जो उन्होंने बोला था,
पवन सर से पहले, उन्होंने एक बात तो मेरी रख दी कि डिजिटाइजेशन होना चाहिए और मतदान 100% हो जिससे, और उसका एक टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए, एक दिन ना रखकर। दूसरी बात यह है कि पहले हम मतदान करते थे तो हमें दिखता नहीं था, लेकिन आजकल मतदान मशीन के साथ एक वीवीपैट मशीन लगी है जिस पे प्रिंट होकर एक पर्ची गिरती है, जिससे हमें पता चलता है हमने किसे मत दिया है। उसी प्रकार से एक पर्ची और मतदाता को देना चाहिए जिसने मतदान किया है। मतदान करने वाले को एक प्रमाण पत्र के रूप में एक पर्ची देना चाहिए, और वो जिस भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहता है उस सरकारी योजना में वो पर्ची लगाना अन्य दस्तावेजों के साथ अनिवार्य करना चाहिए कि आपने यदि मतदान किया है तो ही आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लायक हैं। दूसरी बात, जिन प्रत्याशियों की जो खड़े होते हैं उनमें मेरे ख्याल से 90% प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती है। एक मशीन में, वोटर मशीन में 15 प्रत्याशियों की अधिकतम जगह होती है, लेकिन अनावश्यक रूप से खर्चा कम होने के कारण मात्र 10,000 रुपए में विधानसभा चुनाव लड़ता है जमा करके, और वह राशि उसकी रात-सात कर ली जाती है अगर जमानत जब्त होती है। लेकिन वो इतने प्रत्याशी हो जाते हैं कि 2-2 मशीन रखना पड़ती है, जिससे व्यक्ति कंफ्यूज होता है और कई बार इस कारण भी मतदान का प्रतिशत घटता है। तो ऐसे प्रत्याशियों की जिनकी एक बार जमानत जब्त हो चुकी है, दूसरी बार में उनसे कुछ एक लमसम राशि ली जाए ताकि चुनाव आयोग को जो अतिरिक्त खर्चे हैं वह उससे बचे। ऐसा मेरे विचार हैं। धन्यवाद, आभार। आदरणीय धन्यवाद शैलेश यादव जी, आपने ये महत्वपूर्ण बात कही है। ये पर्ची जैसे हमने बटन दबाया चुनाव चिन्ह का, वो चुनाव चिन्ह दिख जाता है और फिर नीचे गिर जाती पर्ची। आपने इसके साथ साथ एक सुझाव दिया है कि जब हम मतदान करते हैं तो उसकी भी एक पर्ची मतदाता को मिलना चाहिए, और जब वो कहीं जाता है तो उसका ये हो कि मैंने मतदान किया है। ये आदरणीय बने सिंह जी जो हमारे चीफ गेस्ट का जो सुझाव था उसमें आपने इसका बहुत अच्छा एक जो तरीका और बता दिया है। बहुत बहुत शादुबाद। यही जो है सुझाव आ रहे हैं जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं। मैं जैसा आपने कहा है कि मतदान में जो त्रुटियां हैं, जो मतदान करने की जो 2 मशीनें 36 40 प्रत्याशी हो जाते हैं और 2 मशीनें 3 मशीनें लग जाती हैं। मैंने आंखों से देखा है, एक मतदान केंद्र पर मैं गया, जसवंत नगर गांव का मतदान था, और उस पर जो है एक जो पीठासीन अधिकारी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्मचारी भी किसी पार्टी से संबंधित रहते हैं। 1 से लेकर 16 तक जो राष्ट्रीय पार्टी थी उनका चुनाव चिन्ह उस पर नहीं था। दूसरी 17 से लेकर के और अगले उसमें था। वो एक वृद्ध व्यक्ति जिनको नहीं दिख रहा था, उन्होंने कहा भैया कहाँ हमें क्या करना है? बोले इस मशीन में का बटन दबा दो। मैं वहां उसी समय बूथ चेक करने गया था। मैंने देखा कि इस तरफ कह रहा है, ये पहली वाली मशीन को तो छोड़ ही दिया है। मैंने उसको रोका तुरंत। मैंने कहा आप जो है एक पीठासीन अधिकारी हैं, आप एक शिक्षक हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा मुंह से मेरी तेज में आवाज भी निकली, कुछ अशब्द भी निकले। उसको समझाया कि आप यहाँ खड़े होकर के, कोई भी परिवार का व्यक्ति आता है तो उसके परिवार का व्यक्ति साथ आए और वो बटन दबाए। तो जो आपने कहा है कि अनावश्यक रूप से मशीनें ज्यादा बढ़ जाती हैं और मतदाता कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको ये उदाहरण बताया कि मैंने आंखों से देखा है। मैं आपकी बात का सपोर्ट करता हूँ। आदरणीय कल्पना खोटले जी बहन जी, जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से, आपका स्वागत है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? जी जी जी। ओम ओम भैया जी, सदन को कोटि से प्रणाम, गुरु सत्ता को बारंबार नमन। आप योग में लास्ट में देख पाई तो बहुत अच्छा कराया आपने। और बने सिंह जो भैया जी, उनको सुनने के लिए हम आतुर थे। तो आज एक नया विषय लेके आए थे, कृषि से हटके राजनीति का। और वो कृषि के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे भैया जी से एक बार बात हुई थी तो उनकी कृषि में भी बहुत, मतलब प्राकृतिक कृषि में भी बहुत पकड़ है उनकी, तो कृषि के लिए भी हम सुनना चाहेंगे। लेकिन आज राजनीति का मुद्दा उठा है तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात रखेंगे। जैसे डॉक्टर रोशनलाल सर ने, जो हमारे वैज्ञानिक है, वरिष्ठ वैज्ञानिक है, उन्होंने जो बात करी है, मतलब डिजिटलाइजेशन होने के लिए, क्योंकि जो पूरा विभाग लगा हुआ था चुनाव प्रक्रिया में, पूरा विभाग लगते, पूरे विभाग, शासकीय पूरे विभाग,
तो इससे कितने मतलब एनर्जी वेस्ट होती है, पैसा वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध हो जाता है ये। तो ये डिजिटलाइजेशन होने से ये सारा रुक जाएगा, क्योंकि 1 महीने 2 महीने पहले से ही सारी प्रक्रिया होती है, ट्रेनिंग्स होती है, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, तो सारे विभाग लग जाते हैं, तो बहुत सारी प्रक्रिया 1-2 महीने के लिए पूरी बाधित हो जाती है, सारा लग जाता है, वहाँ पे एफर्ट लग जाता है। तो ये होना चाहिए। और लोकल जैसे मशीन जब वोटिंग डालने जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने बताया था कि वो बटन दबा नहीं पा रहे थे, तो कोई गलत बटन दबा दिए थे या फिर वो दबा नहीं पा रहे थे, तो ये भी है। और हम ये मतदान बढ़ना चाहिए, तो इसके ऊपर भी हम बताना चाहेंगे कि मतदान जो करते हैं, लेकिन जो कमाने चले जाते हैं बाहर, वो भी नहीं आ पाते कुछ लोग। और जो बच्चे होते हैं जो एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, या कुछ होते हैं जो जॉब के लिए बाहर जाते हैं, वो भी नहीं आ पाते, तो उसकी वजह से भी पूरा 100% नहीं हो पाता है। तो क्या ऐसी प्रक्रिया की जा सकती है क्या? मैं आप लोगों से ही मतलब जानना चाहूँगी कि ऐसा भी किया जा सकता है क्या कि जहाँ पे है बच्चे जैसे पढ़ने जा रहे हैं, एग्ज़ाम की वजह से नहीं आ पा रहे, किसी कारण से नहीं आ पा रहे, तो वो अपना मतदान नहीं दे पाते, तो क्या ऐसी कुछ विधियाँ अपनाई जाए कि जिससे वो जहाँ पे है वहीं पे वोट डालते? क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया में लगे रहते हैं, उन लोग वहीं पे वोट डालते हैं ना अपना, तो उनको रहता है। उसी प्रकार से मतदान कर सकते हैं क्या उन लोग? तो ऐसी प्रक्रिया इजाद करनी चाहिए। और वन नेशन वन वोट ये भी होना चाहिए। तो बस ये छोटी-छोटी बातें थी मेरी। और इतना सारा जो एफर्ट लगाते हैं, ये सारा अमला लग जाता है, तो ये भी नहीं लगना चाहिए, कितना सारा मतलब वेस्ट वेस्ट जाता है, पूरा सारी चीज़ें वेस्ट जाती। तो बस इतनी छोटी-सी बात जी। ओम जी। धन्यवाद बहन जी। आपने अपना एक और सुझाव दिया है कि जो जहाँ है वहाँ वोट डाल सकता है, वो कैसे हो सकता है ताकि जो है अनावश्यक और रूप से जो अव्यय है वो उससे बचा जा सके। जी आदरणीय सुमित वर्मा जी, मैं आदरणीय शिवनी मालवा बरही तहसील से आप हैं, और आप बहुत ही डिजिटल के मामले में, आईटी सेल्स के मामले में आप इंजीनियर हैं। आपका मैं चाहूंगा कि मार्गदर्शन इस योगाहार कार्यक्रम में मिले। जी, जी, धन्यवाद भैया। इसमें मतदान प्रक्रिया और चुनाव प्रक्रिया में मैं एक चीज़ जो है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा राइट टू रिकॉल का और प्रजाधीन राजा, ये कॉन्सेप्ट राजी दीक्षित जी ने भी अपने कई वक्तव्य में बताया हुआ था। तो मैं भी एक संगठन के साथ काम कर रहा था बहुत समय से, वो राहुल चिमन भाई मेहता गुजरात से, वो लगभग 2000 के दशक से इसका प्रयास कर रहे हैं राइट टू रिकॉल का हमारे यहाँ लागू हो, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में जो मतदाता है उसको बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है, बस वोट दिया और उसके बाद कोई भी आकर बैठ जाता है 5 साल के लिए। तो ये जो राइट टू रिकॉल का कॉन्सेप्ट है, वो केवल नेताओं तक सीमित नहीं है कि हम अपने विधायक और मंत्री चुने, बल्कि इसका विस्तार पूरे सरकारी प्रशासनिक एकेडमी में सभी में है। मतलब पटवारी से लेके पुलिस, कोर्ट, जस्टिस, जज हो, चाहे कोई भी सरकारी अधिकारी हो, जो पब्लिक की सर्विस में लगे हैं और उसके हम काम से खुश नहीं हैं, तो उसको उसके पद से हटाने का भी हमको अधिकार हो। जैसे हमें बैठाने का अधिकार है, तो जैसे हम देखते हैं कि हम केवल विधायक और मंत्री चुन लिए और वो किसी को भी पद में दे देते हैं या कहीं भी ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा अधिकारी हो कहीं भेज देते हैं और अपने परिवार के लोगों को किसी भी पद में बैठा देते हैं। तो ये राइट टू रिकॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो कई देशों में लागू है। और जैसे कभी-कभी सुने होंगे कि किसी छोटे कंट्री में, छोटे सिटीज़ में टाउन हॉल होता है और वहाँ पे पब्लिक से पूछा जाता है कि ये हम करें या ना करें? ये वॉलमार्ट यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो ये आई थिंक हमारे कंट्री में भी कहीं-कहीं नगर पालिका स्तर में प्रयास किया गया था, राजस्थान में भी राइट टू रिकॉल का। और ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें एक डर रहता है कि जैसे फ्री टिकट नहीं मिल गया है 5 साल के लिए, हम कुछ भी करें, बैठा दिए हैं तो पार्षद को या विधायक को, मंत्री को, उसमें एक डर रहेगा कि हमने गलत किया, तो जनता के पास राइट टू रिजेक्ट का भी अधिकार हो, राइट टू रिकॉल का भी अधिकार हो, जिस प्रकार से बैठाने का और चुनने का अधिकार है। तो मैं ये अभी विधानसभा चुनाव से पहले प्रयास कर रहा था कि उनमें से कोई
एक्टिव मेंबर हो जो आकर के गाइड करें, मगर उनको समय नहीं मिल पाया। तो मैं भविष्य में प्रयास करूंगा कि कभी आकर वो पूरा मार्गदर्शन करे कि कैसा इसका कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसमें कोई भी आम नागरिक जो अपने क्षेत्र के पुलिस से त्रस्त है, तो वो कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर की वेबसाइट में कंप्लेन रजिस्टर करेगा और जनता से अपील करेगा कि क्या आप भी इससे पीड़ित हैं और आप चाहते हैं इस पुलिस को हटाना, इस टीचर को हटाना, इस प्रिंसिपल को हटाना, इस पटवारी को हटाना। तो इस और उसका एक फीस रहता है, मतलब कोई इसका परेशान करने के लिए भी इसका वो ना हो कि अनावश्यक परेशान कर रहे हैं अधिकारियों को और मंत्री को, अच्छे विधायकों को, कि हटाने के लिए। तो एक पूरा फुल प्रूफ टेस्टेड उनका पूरा गाइडलाइन तैयार किया गया है और लगभग 20-25 सालों से इसमें प्रयास कर रहे हैं। जी, मेरा इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आदरणीय सुमित वर्मा जी। जैसा मैंने कहा था कि बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने, और इससे जो है, जो भ्रष्टाचार है उससे निजात मिलेगी, और जो शोषण होता है, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया। मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को, जो महाराष्ट्र से, नागपुर महाराष्ट्र से हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, देश हित में है और सभी लोग अपने खुले विचार रख रहे हैं, ये उससे भी बहुत अच्छा है। 2-3 बिंदु है। पहला तो बिंदु कि मतदान का प्रमाण कैसे बढ़ाया जाए। तो मतदान का प्रमाण बढ़ाने के लिए 2-4 एक बुनियादी सुझाव है, कुछ लोगों ने दिए भी है, लेकिन उसको हम परिप्रेक्ष्य में बता देंगे। एक तो जैसा सरकारी कर्मचारियों को या जो भी कर्मचारी होते हैं, प्राइवेट भी, सबको उस दिन छुट्टी दी जाती है कि चुनाव है करके। लेकिन उसमें से हमने देखा है, क्योंकि मैं 7 बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, चुनाव का मुख्य अधिकारी था, और 7 बार मैंने जगह जगह पे देखा है और शहर में भी देखा है कि जिनको छुट्टी दी जाती है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, उनमें से भी 10-15% लोग मतदान नहीं करते। तो नेचुरली वो परसेंटेज एक कम हो जाता है। दूसरा कि उनको कंपल्सन किया जाए कि भाई छुट्टी आपने लिया है तो निश्चित रूप से दूसरे दिन जहाँ पे कहाँ पे किया था, नीलीशाही आपको उंगली को लगी है कि नहीं है, इसका कुछ तो भी मॉनिटरिंग अगर वो ऑफिसर करता है कि किसने किया नहीं किया, तो इमीडिएटली पकड़ा जाएगा कि भाई आपको छुट्टी दी गई और आपने मतदान नहीं में हिस्सा नहीं लिया, उसकी प्रायर परमिशन भी नहीं थी। तो इस तरह का एक दबाव यदि रहेगा तो ये जिनको छुट्टी पाते हैं, ये सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी है, इनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। एक दूसरा कि ये जो जिनको सरकारी सहायता मिलती है, आधार कार्ड के आधार पे, चाहे कंट्रोल में हो, राशन में हो, किसी में, उनको यदि पहले से कहा जाए कि भाई यदि आपने मतदान नहीं किया गया है तो निश्चित कम से कम 1 साल तक कोई भी सरकारी सुविधाओं में आपका नाम नहीं लिया जाएगा। यह यदि पहले से अवेयर किया गया है तो निश्चित रूप से वो लोगों को भी डर लगेगा कि हाँ भाई, कल मेरे को मकान लेना है या राशन लेना है, तो मेरे को तो मकान ये करना जरूरी है। तो निश्चित रूप से लोग अपने अपने तरह से अपना प्रोग्राम बनाएंगे और उसके हिसाब से वो काम करेंगे। तो नेचुरली जो गरीब तबका है, मतलब यह है तबका है, तो उसमें भी परसेंटेज बढ़ जाएगा। तीसरा है कि डिजिटलाइजेशन की बात है, कि डिजिटलाइजेशन की जो बात है, तो निश्चित रूप से एक दिन तो हमारा जो प्रचलित चुनावी तंत्र चल रहा है वो चलेगा, लेकिन 1 सप्ताह के पहले जैसा हम ऑफिसर थे, हमको पता था कि हम उस जगह पे नहीं रहेंगे, तो पोस्टल बैलेट की जैसे एक यंत्रणाओं को सुविधा है, वैसे ही 7 दिन पहले, 15 दिन पहले बोलना जाता था। तो 7 दिन 10 दिन पहले एक अपन तय करेंगे कि भाई चाहे कोई रोजगार के लिए दूसरे जिले में गया, तीसरे जिले में गया, जाना ही पड़ेगा उनको तो, और वहां से वो मतदान के लिए वापस आएंगे भी नहीं। तो उनके लिए कि भाई आप 10 दिन के पहले एक टेंटेटिव कि बता देवे कि भाई हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो हम यहाँ डिजिटलाइज मतदान करेंगे। और वो निश्चित रूप से ये 10 दिन के पहले यदि उनसे अर्जी या उनसे जो इंफॉर्मेशन या ईमेल, मोबाइल, किसी पे संपर्क करके, और वो जो लिस्ट है कि कहाँ-कहाँ ऐसे लोग जाने वाले हैं,
चाहे राज्य में हो, बाहर राज्य में हो, तो निश्चित रूप से वहां डिजिटाइज यदि सेंटर खोल लेते हैं हम सरकार के, और एक निश्चित डिजिटलाइज यंत्रणा वहां पे खड़ी करते हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का आदमी भले नागपुर में आया हो तो नागपुर में मतदान करेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के विधायक के लिए करेगा। ऐसी एक यंत्रणा हो सकती है। मतलब इस तरह से कुछ मतदाताओं का जो प्रमाण है वो बढ़ाया जा सकता है। एक ये मुख्य बिंदु था। दूसरा बिंदु ऐसा है कि हमारे सुमित जी ने जो बोला राइट टू रिकॉल की मूवमेंट 1975 से चल रही है। मैं उसमें शरीक था। जेपी आंदोलन जो चालू हुआ संपूर्ण क्रांति का, तो संपूर्ण क्रांति के माध्यम से वो देश भर फैला था। उसमें कई रियायती थी, कई अलग अलग पहलू थे। वो चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन उस प्रक्रिया को बहुत अंदाज में जाने के बाद में भी आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो उसको रोकने की जो व्यवस्था है, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा कि पुराना इतिहास देखते हुए भी, कि विधायक को बोलने के बजाय विधायक पे प्रेशर, क्योंकि विधायक पे और एमपी पे प्रेशर बहुत जल्दी लाया जा सकता है। ये 2-3 घटनाओं से हमने देखा है। मराठा आंदोलन यहाँ पे महाराष्ट्र में चला और सिर्फ 100-500 कार्यकर्ता एमपी के घर के पास चले गए और उस पर प्रेशर डाला और उसको राजीनामा देना पड़ा। तो ऐसा प्रेशराइज टैक्टिस जो होती है ये आज के परिप्रेक्ष्य में होती है। तो इसलिए इंडिविजुअल पे राइट टू रिकॉल करने के बजाय और यदि हम जो पॉलिटिकल पार्टी को यदि हम बोलते हैं कि भाई आपने इस तरह के वादे किए थे और इस तरह के वादे करने के बावजूद आप उसको अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलेंगे हम, कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, तो आप यदि अकाउंटेबिलिटी जो भी सरकार में रहे और आप यदि आपने जो बोला था उस तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, क्योंकि हर सालाना या 6-6 महीने में उसका जैसे अकाउंट्स आते हैं ऐसे अकाउंट्स आना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी का जनता के सामने आनी चाहिए, ताकि अगर ये इस तरह से नहीं किया तो आपका जो ये है मान्यता है राजनीतिक पार्टी की वो निकाली जाएगी। इस तरह से अगर हम कुछ कानून बनाते हैं तो वो ज्यादा सफल रहेगा आज के परिप्रेक्ष्य में, ऐसा हमको लगता है। तीसरा एक बिंदु कि मुख्य जो भ्रष्टाचार की गंगा जो है, हमारे पिताजी भी कहते थे, मैं तो 60-65 से थोड़ा समझदारी और हमारे पिताजी के साथ बात करता था, 5-6 साल का था तब से, कि हमारे पिताजी बताते थे कि भ्रष्टाचार की यदि कोई गंगा है तो चुनाव है। क्योंकि कोई भी आदमी 6 विधानसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का परिक्षेत्र होता है। अरे भाई 6 तो छोड़ो, एक विधानसभा में भी अकेला आदमी नहीं घूम सकता। एक जहाँ पे अपन जनपद का या जिला परिषद का क्षेत्र बोलो, 40 गांव होते हैं, वहां पे भी नहीं घूम सकता और वहां पे भी सब लोगों को नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इतने सारे लोगों के पास घूमना, मिलना जुलना, कार्यकर्ताओं को पालना, यह सब यदि करना है तो निश्चित रूप से जो धनी लोग हैं वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसको कैसा बदलाया जाए एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन वो करने की जरूरत है कि यह जो धनवानों के लिए ही बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया है, ऐसा चाहे पार्टी कोई भी हो, तो ये जो है इसके लिए भी अलग से चर्चा करने की जरूरत है। तो इन सब बिंदुओं पे यदि हम जब करेंगे बात, तो ही निश्चित रूप से भारत का चुनाव जो है और चुनाव यंत्रणा वो यानी उसमें सुधार आ सकता है। और उसमें जब सुधार आएगा तभी आम आदमी इस चुनाव प्रक्रिया में सहभागी होगा, और आम आदमी जब सहभागी होगा तो निश्चित रूप से आम आदमी के लिए जो कानून बनाना है, जो विकास करना है, उसमें बढ़ोतरी आएंगी। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण सुझाव आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए और चूंकि सदन ने सदन सुन रहा है और अपने अपने कमेंट भी दे रहे हैं, तो अब मैं इसी क्रम में आदरणीय हेलाल जी कुशवाहा जी को पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप अपना सुझाव प्रदान करें। जी बहुत बहुत साधुवाद पुनः समय प्रदान करने के लिए, और क्षमा प्रार्थना दिनेश श्यामल जी से कि उनके आगे आ गया मैं, नहीं तो उनका नंबर होता। तो यद्यपि जो मैं बात कहना चाह रहा था वो आदरणीय डॉक्टर साहब ने उसका समाधान कर दिया है, वो बात कह दी है। चूंकि हैंड रेज हो गया है, आमंत्रित हो गया, तो उसी को रिपीट कर रहा हूं मैं। पहले मैंने जो बात रखी थी उसमें थोड़ा मैं विषय से हट गया था, राजनीतिक परिदृश्य में चला गया था, जबकि मूल विषय है कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। तो जो मुख्य बात आती थी, मैं जो जहां रहता वहीं की बात करता है,
तो मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ, जिले नहीं पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जैसे टीकमगढ़, पन्ना, आपका ये आसपास के और महोबा जिला यूपी का है। तो फिर वही बात है कि हमने देखा है कि विधानसभा के जब चुनाव होता है और जब पंचायत के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, तो उसकी तुलना में ग्राम पंचायत का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है, जबकि विधानसभा कम होता है और लोकसभा और कम हो जाता है। ये क्रम से घटता जाता है। क्यों? क्योंकि सरपंच जो होता है उसका सीधा ध्यान रहता है एक एक वोटर पर रहता है, गिनती में रहता है, उंगलियों पर गिना होता है और उसके सीधी वो दांव लगा होता है उसका, अपनी प्रतिष्ठा का पूरी ताकत लगाता है। तो जितने भी हमारे गांव के आसपास के जो जितने पंचायत के लोग बाहर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हमारे किसान भाई मजदूर के बाहर है, वो सबको बुलाता है किसी न किसी माध्यम, पैसा देके, किराया देके, उनका आने जाने की मजदूरी देके, जिस तरीके से भी वो बुलाता है और वोट डलवाता है, परसेंटेज बढ़ जाता है। बात वही है कि विधानसभा में तो संभव नहीं हो सकता है कि हर मतदाता को बुलाया जाए पैसा देके, उसका किराया देके। तो जो डॉक्टर साहब ने बात रखी है उसका जो विकल्प है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था हो जाए। शासन ने जैसे नवाचार किया है, 80 साल के ऊपर वालों को घर पे जाके वोटिंग कराई है, तो इनका भी पता करके पहले से थोड़ा होमवर्क करके और इनका जानकारी लेके, यद्यपि कठिन काम है, 4 महीने पहले वो फरीदाबाद में था और 2 महीने बाद वो सोनीपत में चला गया, मजदूर है वो तो जहाँ मिलेगा वहाँ चला गया। उसके बाद वो आपके नोएडा में आ गया। तो कहा उतना सरल तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि प्रयास करें तो कुछ ना कुछ अंतर तो आएगा। तो बैलेट डाक मत पत्र की व्यवस्था यदि हो जाती है, हमारे जिले और हमारे प्रदेश के लोग दूसरे जिलों, दूसरे प्रदेशों में मजदूरी के लिए गए हैं, उनको ऐसी कुछ व्यवस्था करके ये किया जाता है तो निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। आपने पुनः समय दिया इसके लिए साधुवाद। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय हेलाल कुशवाहा जी, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी आदरणीय सदन को नमन। और मैं दिल से जुड़ा और जो विषय है आज की जो चर्चा मैंने सुनी और जैसे 2-3 दिन पूर्व आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब को मैंने फोन पर सुना और भी कुछ बातें हुई हैं बहुत पहले से, तो इन कारणों से ये विषय मेरा प्रिय विषय हो गया है। आदरणीय दुबे सर ने जो बात की बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है और अनुभव के आधार पर बात है और सुमित वर्मा सर के द्वारा जो बात रखी गई महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे अंत में जो आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी ने जो बात रखी सबसे महत्वपूर्ण उनकी बात लगी, क्योंकि मैंने अधूरा सुना है, पहले के सदस्यों के द्वारा कही गई बात मैंने नहीं सुनी। उन्होंने बात कही है कि क्षमा करना आप लाइन में थे, हालांकि ये उनका अधिकार था और लेकिन व्यवहार के तौर पे उन्होंने कहा है, लेकिन जो चुनावी और राजनीतिक व्यवहार है, ये पंक्ति अगर राजनीति में आ जाए कि क्षमा करना आप लाइन में थे, यानी हम योग्यता के अनुसार अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकें और जो जन समाज है, जो वोटर्स हैं, जो प्रजा है, जो ये लोकतंत्र की मुख्य स्तंभ जनता है, अगर इसको समझदारी आ जाए तो हमारा ये सिस्टम, चाहे वो नीति से हो, नियम से हो या निर्णय की व्यवस्था करने वाला सिस्टम है, वो अपने सारे कोने ठीक करने पर मजबूर हो जाएगा, ऐसा सुनिश्चित है। मैं आत्मविश्वास से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो चर्चा चल रही है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने का बहुत पास से और उनसे प्रश्न करने का भी, और बाद में जब उनके एक वोट से उनकी सरकार गिर गई तब स्कूली दिनों में मैंने उन्हें कुछ सुझाव दिए, हालांकि वो अपरिपक्व सुझाव थे। साथ साथ में
आदरणीय हमारे पूर्व जो उपराष्ट्रपति हुए हैं भैरव सिंह शेखावत जी, उनके साथ भी ऐसे ही एक सभा में, पत्रकारों के सभा में स्कूली दिनों में ये प्रश्न उठे। तब से मेरे मन में ये जो चुनाव है, ये राजनीति है, उसका कीड़ा किसी कोने में है। हालांकि आज की जो परिप्रेक्ष्य में, आज की जो वार्ता है, उसमें मैं 2 मिनट और या 2.5 मिनट और लेने वाला हूं और जो आज चर्चा हुई है उस पर ये बिंदु देने वाला हूं कि सबसे पहले तो हम अपने से योग्य का चुनाव करें, चाहे वो पार्टी के रूप में, दल के रूप में या व्यक्तिगत रूप से। इसीलिए मैं भगवान दास कुशवाहा सर का धन्यवाद करता हूं कि आपने आज की इस वार्ता में महत्वपूर्ण कड़ी सामने रखी है कि क्षमा करना, आप लाइन में हैं। तो जो योग्य है उसको आगे बढ़ाना जब होगा तो तब दल कोई भी हो, भारत की जो सरकार है वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और वो प्राचीन काल का जो वैदिक लोकतंत्र है वो स्थापित होगा, चाहे दल कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता। वरना हमने हर दिन एक दूसरे पर आरोप ही लगाए हैं, प्रत्यारोप ही लगाए हैं और बाद में जब चुनाव हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन पर भी यही आरोप पड़ता है जो उपलब्ध में है। इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी वर्तमान में जो त्वरित आवश्यकता है वो है कि हमारा जो आधार कार्ड है उसको वोटिंग कार्ड से रिलेट करना, उससे जोड़ना बहुत जरूरी है, जिससे सभी मतदाता, सभी नागरिकों को वोटर की पहचान वाली यूआईडी या आधार कार्ड मिल सकेगा। हो सकता है ऐसी व्यवस्था हो भी या हो रही हो। और जो ऑनलाइन वोटिंग के लिए चुनावी ऐप महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे सुमित वर्मा जी ने भी उसके आसपास की बात करी है, जिससे बैलेट पेपर है, ईवीएम है और हाथ उठाने की कई बहुत जगह ऐसी जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत जगह छोटे चुनावों में, समिति के चुनाव में हाथ उठाने की प्रक्रिया हो जाती है। ये पद्धतियां एक तरफ रख करके चुनावी ऐप कारगर सिद्ध होगा। जो ऑनलाइन जो डिजिटल मतदान होगा, जिसकी आज जोरों से बात हो रही है, आज की योगाहार की चर्चा में महत्वपूर्ण बात हो रही है, उससे जब चाहें सरलता से, त्वरित, शुद्ध और बिना किसी भेदभाव के और एक सर्टिफाइड, प्रमाणिक और बिना व्यय के मतदान किया जाएगा। और जो फर्जी मतदान है, बूथ कैप्चरिंग आज भी है, जो आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब कह रहे थे कि इतने ईवीएम रखे हैं और जो पीठासीन अधिकारी उधर संकेत कर देता है इसी भी डाल दो, और हेरा फेरी इन चुनावों में बहुत नियंत्रित हो जाएगी। और शासन सत्ता के जो गठन के लिए जो उपयोगिता होगी, जिसके लिए कि हम सभी वोटर्स, हम सभी जनता तत्पर रहते हैं अपने अपने दलों को, अपने अपने प्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो उपयोगिता है वो बड़ी सरलता से आगे बढ़ेगी। विधायिका होगा, चाहे मंत्री का है या न्यायपालिका है, न्यायिका है, सभी जो ये तीनों अंग हैं हमारी सरकार के, हमारे लोकतंत्र के, उसमें सुपात्रों की आवाजाही होगी और बहुमत से। और क्षमा करें, आप लाइन में हैं, इस व्यवस्था की के लिए स्थान बनेगा और ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था से ये बहुत सरल हो जाएगा। साथ ही शासन व्यवस्था के सृजन में जो ऑनलाइन या जो डिजिटल माध्यम की उपयोगिता इस कदर बढ़ेगी कि जो नीति है या नियम है या निर्णय है, इन शासन व्यवस्थाओं के तत्वों को पूरी सहमति से और बिना विवाद से हम आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हम ये अवश्य देखें कि हम किसका चुनाव करने जा रहे हैं। ये बात अवश्य है, हम पार्टियों से बंधे हुए लोग हैं, गुलाम लोग हैं। हमारा विवेक वहीं पे सीमित हो जाता है कि हमारी पार्टी है, हमारा दल है,
लेकिन हम क्या हैं, हम भैंस हैं, हम भेड़ हैं, हम घोड़े हैं, हम बकरे हैं, ये हम नहीं देखते हैं। तो हमें अपने से भी कहना होगा कि क्षमा करें, आप लाइन में हैं, मानवता के लाइन में हैं और सबसे बुद्धिमान जानवर हैं इस दुनिया के। क्योंकि ये प्रयोग मैंने किए हैं और इन्हीं प्रयोगों के लिए मैंने चुनाव भी लड़ा है 2012 में। और उसके बाद 2019 में मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, तो उनका कहना था, अरे क्षमा करें, ये मेरे जानने वाला है, वो मुझे पैसा दे रहा है, हम बंधे हुए हैं, ये हमारा दल है। तो जब तक ये दल, ये कल, ये हम ये झंझावात होगा और पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक चुनाव के अंतिम, चाहे कितनी भी हम वार्ता करें, चुनाव के अंतिम दिन में दारू की बोतलें, दारू के ट्रक, दारू की फैक्ट्रियां खोली जाएंगी, पैसा बहाया जाएगा और हमारी चर्चाएं वहीं की वहीं बैठेंगी। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आज की चर्चा का योगाहार के मंच पर होना, और इससे हमें विश्वास होता है कि आगे जो भी होगा पारदर्शिता से होगा, जो फर्जीपन दूर होगा, बूथ कैप्चरिंग दूर होगी, हेरा फेरी नहीं होगी और अपराधों पर नियंत्रण होगा। हम लोकतंत्र को पार करते हुए वास्तव में विश्व गुरु कहलाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत सुंदर दिनेश शेमवाल जी, आपने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, मार्गदर्शन दिया, अपना सुझाव दिया महत्वपूर्ण, और समय लगभग हो गया है। कई हमारे भाई बहनों के निश्चित मन में सुझाव हैं, मार्गदर्शन देने की इच्छा हो रही है, परंतु एक समय हो गया है। कल इस विषय को हम जारी रखेंगे और जो जिनके मन में जो भाव है, क्योंकि महत्वपूर्ण हमारा ये सुझाव, एक आज का विषय जो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमको आगे चर्चा करेंगे। तो आज का कार्यक्रम यहीं विराम देने के लिए, आभार ज्ञापित करने के लिए मैं रंजना किनीकर जी को महाराष्ट्र से आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करें और अपनी बात भी रखें। उन्होंने अभी बात भी नहीं रखी है, बात रखें और आभार ज्ञापित करें। ओ जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और पूरे सदन को राम राम। आज की चर्चा बहुत सुंदर है। आज हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी म्यूट कर लिया करें प्लीज। जी जी भाई साहब ने बहुत सुंदर क्लास ली, 3 दिन से हमें योग सिखाया, बहुत अच्छा। उनका मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और उसी के साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय बनी सिंह जी आर्य, उन्होंने बहुत ही सुंदर विषय पर आज चर्चा की, मतदान, चुनाव। तो सब बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया, सबने अपनी अपनी बात रखी चुनाव पर। तो दिनेश भैया ने जो लास्ट में कहा है कि चुनाव में देखते हैं कि भाई जुड़े हैं, दारू देते हैं, वैसे पैसे देते हैं तो हम इस पार्टी में चले जाते हैं। तो ये सही है, ये मुझे भी लग रहा है कि देखिए हम क्यों ऐसे बांधे हुए हैं, है ना? तो हम तो स्वावलंबी है, हमें खुद निर्णय लेना है। जो मतदान के लिए उतर जाते हैं, जो ऐसे चुनाव के लिए इस बार राजकारण में आते हैं, तो कभी श्रीमंत भी आते हैं, कभी गरीब लोग, जनता जो भी आता है वो भी आते हैं। तो क्या है, उनमें पैसा हर व्यक्ति के पास नहीं रहता है। पैसा जो अमीर है वो पैसा बांटेगा, जो गरीब है वो कहाँ से पैसा बांटेगा? तो ज्यादातर ऐसे ही होता आ रहा है। तो बेचारा गरीब जो रहता है तो उसके पास पैसा नहीं रहता है और उसके विचार सही हो, वो देश के लिए अच्छा भी कार्य करना चाहता है, फिर भी पैसे के लिए ही लोग इधर-उधर भटक जाते हैं। ये स्थिति आज हो रही है। तो सही निर्णय लेने की हमें ज़रूरत है। तो जनता ने ये विचार करना चाहिए, सच में इस व्यक्ति में लगन है करने की। अगर पैसा भी बाँटे, शराब भी बाँटे और भी कुछ बाँटना चाहता है, तो फिर हमें क्यों लिए? हमारे पास कम है, नहीं है, तो फिर हम क्यों लिए? ऐसा हर व्यक्ति में करना चाहिए। अगर ये बाँट रहे हैं, तो इसको मतदान न करेंगे, हम उसको मतदान करेंगे। ऐसे करना चाहिए। तो ये शराब बाँटना, ये सब मुझे लगता है दिनेश भैया ने जो किया है, वो बिल्कुल सही है। तो
तो हमारे विचार ऐसे होने चाहिए। और हम देख ही रहे हैं कि आजकल जो व्यक्ति गाँव से पलायन करते हैं कि कहीं न कहीं कोई ड्यूटी से, कहीं कहाँ पर कोई व्यस्त रहते हैं, कहीं पर बच्चों के शिक्षण के लिए बाहर जाते हैं। उनका मतदान हुआ या नहीं हुआ, ये कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता है आजकल। कितना मतदान हुआ, गाँव में कितनी लोक संख्या है, उतना मतदान हुआ है या नहीं हुआ, कोई इसके ऊपर नहीं करता है। बस मतदान आया, फिर वो हो गया, कितना पर हुआ, नहीं हुआ, कोई नहीं। तो ये भी हमें ध्यान देना है ऐसे चुनाव पर। ग्राम पंचायत वालों ने भी उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे गाँव के कितने लोग बाहर गए हैं, उनका मतदान हुआ है, नहीं हुआ है, उनकी व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। ये भी ऐसे छोटे-छोटे सुझाव है, ऐसे मुझे लगता है। मेरे थोड़ी-थोड़ी बातें मैंने ऐसी आपसे सीख कर बताई। और चलिए, मेरे यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, और क्योंकि समय बहुत हो चुका है, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि सुबह 5:30 से हम सभी जुड़े हैं और सुंदर हमने चर्चा की। क्योंकि जैसे कि सबने कहा है कि हम इस योगाहार मंच पर, जैसे हीरालाल भाई साहब ने कहा कि हमारा योगाहार योग और आहार के लिए नहीं है, सब सामाजिक कार्य के लिए। जैसे कि हम समाज सेवा कोई कर रहे हैं, उनका भी है, कोई कहाँ पर अपने-अपने जो कार्य कर रहे हैं, उनको भी हम, किसानों को भी लाते हैं, और जैसे समाज सेवी। और फिर आज मतदान पर चर्चा हुई, बहुत सुंदर विषय। सबके मन में कुछ न कुछ कहने का है, मगर हम समय के बदौलत अब कल भी इस पर चर्चा करेंगे। और तो चलिए, आभार मैं व्यक्त करती हूँ आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय भगवान दास पुष्पा जी, आदरणीय भारती पटेल जी, इनको भी सुनना है, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी जुड़े हुए थे जी, बहुत सुंदर, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय बनेश सिंह भागवत जी आज के हमारे मुख्य अतिथि थे, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय हीरालाल भाई साहब, आदरणीय इंद्र कुमार जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप पुनियाल सर, बहुत सुंदर आप जुड़ रहे हैं निरंतर, आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय मेनपाल गोदारा जी, आदरणीय प्रदीप मराठी जी यानी प्रणाली मराठी जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय श्रीकांत झोपे जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय विनायक जी, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग से और आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय पवन कुमार सर, आप सभी का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। इसी तरह रोज योगाहार कार्यक्रम